नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 3.6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। यात्रा मार्ग पर कई जगह अभी भी 10 से 12 फीट तक बर्फ जमी है, लेकिन सीमा सड़क संगठन दोनों रास्तों पर तेजी से ट्रैक बहाल करने में जुटा है। अधिकारियों का दावा है कि 15 जून तक दोनों रास्ते पूरी तरह से तैयार कर दिए जाएंगे। यात्रा 3 जुलाई से बालटाल, सोनमार्ग और पारंपरिक नूनवान पहलगाम मार्ग से शुरू होगी। 57 दिन की ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा के दिन संपन्न होगी। रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो गए थे। 5 से 30 लोगों के ग्रुप में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन बुधवार को बंद हो जाएंगे। हालांकि अकेले या छोटे ग्रुप में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्लॉट खाली रहने तक रजिस्ट्रेशन जारी रहेंगे। रजिस्ट्रेशन पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक की तय शाखाओं के जरिए हो रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस साल ये संख्या 5 लाख पार जा सकती है। 2025 में 4.14 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 5.10 लाख से ज्यादा था। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहे मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे खंडूरी ने देहरादून में अंतिम सांस ली। बुधवार को हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान और वैदिक रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री, जनप्रतिनिधि, बीजेपी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भुवन चंद्र खंडूरी ने सैनिक जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक अनुशासन, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा की मिसाल कायम की है। उन्होंने उत्तराखंड के विकास, सुशासन और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खंडूरी के निधन को प्रदेश की राजनीति और सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है। उनके जाने से उत्तराखंड ने एक सादगीपूर्ण, दृढ़ और दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता को खो दिया है। और उनका पूरा जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है, प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने चाहे सेना के अधिकारी के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी सेवा देनी हो, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में या भारत सरकार के मंत्री के रूप में अनुशासन, नियम, संयम, समय की पाबंदी, वो सभी ऐसे अनुकरणीय पहलू हैं जो हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे। उनका जाना बहुत दुखद है। हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता था। घर के हमारे बड़े थे, हमेशा उनकी छत्र छाया थी। उनके जाने से जो खालीपन महसूस हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और सभी विभाग थे। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहदंत ने पत्रकार वार्ता कर मसूरी में बढ़ते अनियोजित निर्माण और अव्यवस्थित विकास पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी मसूरी तेजी से कंक्रीट की जंगल में बदलती जा रही है, जबकि शहर की कैरिंग कैपेसिटी को लेकर कई बार चेतावनी दे जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मसूरी पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए आसपास के क्षेत्रों को स्मॉल मसूरी के रूप में विकसित किया जा सकता है, लेकिन संबंधित विभाग की इस दिशा में गंभीरता से कार्य नहीं कर रहा है। इसके चलते शहर में जाम, पार्किंग संकट और अवैध निर्माण लगातार बढ़ रहे हैं। रविंद्र जुगराणा ने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का गठन नियोजित विकास के लिए किया गया है, लेकिन आज हालात इसके उलट दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की लापरवाही और इच्छा शक्ति की कमी के कारण मसूरी का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हुआ है। तो पर्वतों की रानी के रूप में जाना जाता है और देश में नहीं, दुनिया में मसूरी की एक पर्यटन नगरी, एक हिल स्टेशन के रूप में पहचान है। मसूरी को यूरोप में, अमेरिका में सब जगह पहचाना जाता है। हमको मसूरी को जब पर्यटन नगरी के रूप में, पर्वतों की रानी के रूप में, इसका जो ग्लोरी है, इसका जो नाम है, इसकी जो विख्यात एक छवि है, हमको इसको इस रूप में बनाना होगा।
बीते वर्षों में, बीते दशकों में मसूरी के अंदर जो जंगल, वन, पेड़, कटान, खाले, नाले, स्रोत और ये जो सारा पर्यावरण है वो एक तरीके से कुरूप हुआ है, दूषित हुआ है। तो इसको सबसे पहले मसूरी कोई कंक्रीट की बिल्डिंग देखने के लिए नहीं आता है पर्यटक। मसूरी जो है, जो पर्यटक आता है वो शांत वादियां, शांत घाटियां, देवदार, बुरांस के जंगल की ठंडी जो पुरवाई हवा बहती है उसको देखने के लिए आता है। तो हमको इसका ध्यान रखना होगा आने वाले समय पे। आवास, जो स्थानीय लोगों के आवास का बड़ा प्रॉब्लम है मसूरी के अंदर। जो लोग यहाँ 3 और 4 पीढ़ी से रह रहे हैं और आबादी बढ़ रही है, उनके सामने आवास का संकट है। अथॉरिटीज जो हैं वो आवास बनाने की परमिशन नहीं देती, दुनिया भर के झंझट है। दूसरी ओर बड़े होटलियर्स, बड़े बिल्डर्स, बड़े पूंजीपति, उन लोगों के तो बड़े आराम से बन जाते हैं। ठीक, तो मसूरी के अंदर ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम है। मसूरी हिंदुस्तान का पूरा टूरिस्ट आना चाहता है, लेकिन हमने देखा है जब यहाँ बर्फ पड़ती है आसपास धनोल्टी में या लाल टिब्बा में या इवन मसूरी में भी, तो नीचे तो गाड़ियों की बड़ी लंबी लाइनें खड़ी रहती हैं, लेकिन बोर्ड लग जाता है हाउसफुल। तो वहीं हरिद्वार जिले की भगवानपुर कोतवाली पुलिस ने आधुनिक पुलिस सॉफ्टवेयर तकनीकी का प्रयोग करते हुए 48 घंटे के भीतर अज्ञात युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। दरअसल गृह मंत्रालय द्वारा संचालित पोर्टल की मदद से पहले अज्ञात शव की पहचान की गई और फिर सघन जांच के बाद हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किए गए डंडे, मृतक का मोबाइल, घटना में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार जिसकी डिग्गी में मृतक के शव को छुपाकर ले जाया जा रहा था और एक स्कॉर्पियो कार बरामद की है। दरअसल 17 मई रविवार के दिन को भगवानपुर पुलिस को सूचना मिली कि बहबालपुर से लब्बा गांव की तरफ जाने वाली रास्ते पर नदी की सरहद पर एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ मिला है और देखने में प्रतीत हो रहा है कि युवक की पीट कर हत्या की गई है। साथ ही शरीर पर कई जगह गंभीर चोट के निशान भी मिले। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम ने मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई, जिसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को रुड़की के सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 7 तारीख को एक घटनाक्रम हुआ था थाना भगवानपुर के मंदाव चौकी क्षेत्र में लावा कोई जगह पड़ती, वहाँ पर डेड बॉडी मिली थी पुरुष की। तो अननोन डेड बॉडी थी। पूरा दिन पता करने में कि ये डेड बॉडी किसकी है और ये तय था जो चोट के निशान थे, जो फॉरेंसिक टीम की फाइंडिंग थी उसके हिसाब से तय था कि उसका मर्डर किया गया है, क्योंकि चोट के ज्यादा निशान थे। उसी शाम हमारी टीमें, कई सारी टीमें बनाई गई। इंस्पेक्टर भगवानपुर के नेतृत्व में, एसएसआई के नेतृत्व में सीओ मंगलौर को लीड कर रहे थे। तो रात को हमें उस इलाके में एक संदिग्ध कार का मूवमेंट दिखा। अभी पूरा 7 तारीख का जो दिन था उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि बॉडी किसकी है। तो सीसीटीवी देखे गए, उस कार का ट्रैक किया गया। तो नेक्स्ट डे हमने ये जो व्यक्ति था इसके होलिये को अपने नेट बीट के माध्यम से सर्च करवाया। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को ये जरूर बताऊंगा कि एक पोर्टल के माध्यम से उस फोटो की पहचान के हमको 5-6 होलिये मिले, जिसमें एक व्यक्ति सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी उसकी शो हो रही थी। उस बिहार पर हमने सहारनपुर के देवबंद थाने में एफोर्ट करी, तो वहां पर वो व्यक्ति कलीम नाम से पुष्टि हुई कि हाँ ये व्यक्ति कलीम है, जो 2 दिन पहले ही वो गांव आया था और वहां से चला गया। कलीम, उसका भाई कामिल, दोनों किसी काम के बहाने उस लवा क्षेत्र में रात को गए हैं। रात को जाने पर इनका होटल धरोहर है, वहाँ के संचालक के साथ खाने के रेट को लेकर के या टेस्ट को लेकर के किसी बात में झगड़ा हुआ। तो होटल संचालक और उसके दोस्तों ने इनके साथ मारपीट करी। कामिल, जो मृतक कलीम का भाई है, उसने वो आई विटनेस है, उसका कहना था कि साहब इन्होंने हमको मारा क्योंकि मेरा भाई पीछे रिएक्ट कर रहा था। तो ये सब लोग उसको मिल करके पीटने लगे और वो मौका देख करके। तो वहीं खटीमा में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों
से किसानों को खाद उपलब्ध न होने और आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आज खटीमा मुख्य चौराहे पर खटीमा विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेसकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि आज महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 55 से 60 रुपए के आसपास थे। गैस सिलेंडर लगभग 450 रुपए में उपलब्ध होता था। दैनिक उपयोग की वस्तुएं आम जनता की पहुंच में थी, लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों पर मौन बनी हुई है और उन्होंने कहा कि किसान आज खाद की समस्या से जूझ रहे हैं और समय पर खाद उपलब्ध न होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चल रहा और सारी जनता जानती थी कि चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बेइंतहा पैसा खर्च कर रही है और चुनाव खत्म ही गैस मुंह में कॉमर्शियल गैस लगभग 1000 रुपए 5 किलो का सिलेंडर। एक गरीब इंसान, छात्रावास में रहने वाला स्टूडेंट, हॉस्टलों में रहने वाले या जो कमरा लेके रहते हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो रखते हैं, उसको 300 रुपए के लगभग और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। बढ़ाने के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की भी हुई है। अगर हम कहीं जा रहे मिल नहीं रहे, एक तरफ तो कह रहे हैं कि भैया सोना मत खरीदो, आप विदेश यात्रा मत करो, आप ज्यादा गाड़ियों से मत चलो, लेकिन खुद जो है बड़ा गुजरात में जाकर रोड शो करते हैं और 18 तारीख से विदेश यात्रा शुरू है। उनकी करनी और कथनी में अंतर है। देश बदहाल हो जाए, आम आदमी परेशान हर तरीके से मारा जा रहा है। किसान को फसल के लिए खाद नहीं दी जा रही है। जहां नेपाल जैसे देश में गर्मी का साठा धान लगाने के लिए 4000 रुपए एक मुआवजा सरकार दे रही है कि अगर आप गर्मियों का धान लगाते हैं तो धान लगाने के लिए सरकार 4000 रुपए दे रही है, लेकिन यहाँ जिन लोगों ने धान लगाकर उन्हें खाद भी मुहैया नहीं करा पा रही है। एक एकड़ में 1 कट्टा खाद दे रही है, कम से कम 4 कट्टे 3 कट्टे खाद दिए और साथ ही खाद के साथ साथ दवाइयां इतनी दे रही है जो दुगने दामों पर कि खाद का दोगुनी मत होने मिल पा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी मस्त है और नीट का पेपर लीक हुआ है, युवाओं के लगातार चला हुआ है, इसी को लेकर भारी जनता में आक्रोश है। आज आपने देखा होगा शिक्षा में लोगों ने होकर केंद्र सरकार पूरा देखा। गिरफ्तारी तो हर बार होती है, हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई तो मुख्य अभियुक्त हाकम सिंह प्रकार की कमजोर पैसे मिली भगत, इसलिए क्लीन चिट हो गए। ऐसे ये भी कहेंगे पेपर लीक होगा। इसमें तो ये है कि आप पेपर लीक करिए, आपको पकड़ लेंगे, आप जेल जाएंगे, आप चंद महीनों में छूट कर आ जाएंगे, फिर अगली बार आप पेपर लीक, अगले पेपर लीक तक भी अपराधी फिर छूट जाएंगे, जैसे हमारे उत्तराखंड में हाकम सिंह छूटे। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला सा है। गर्मी और हीटवेव को लेकर मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के देहरादून केंद्र ने आने वाले 48 घंटों के लिए राज्य के मैदानी को तराई वाले हिस्सों में हीटवेव यानी जानलेवा लू का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने देहरादून, धर्मनगरी, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल जैसे जिलों के लिए भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में सूरज आग उगल रहा है और तापमान सामान्य से बहुत अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। चिलचिलाती धूप और दोपहर में चलने वाली गर्म थपोड़े जैसी हवाओं ने लोगों का घर से निकलना लगभग मुश्किल कर दिया है। तो वहीं उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के बीच केदारनाथ मार्ग पर एक बार फिर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। बीते मंगलवार केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण मुनकटिया क्षेत्र में भूस्खलन हो गया, जिसमें फंसे करीब 10,000 से अधिक यात्रियों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। पहाड़ों से मलबा और पत्थर गिरने के कारण कई जगह रास्ते प्रभावित हुए, जिससे श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ गई है। लेकिन प्रशासन और राहत दल लगातार मार्ग को सुचारू करने में जुटी हुई है। यात्रा फिर से बदहाल हुई। केदारनाथ धाम में लगातार भारी बारिश और कमजोर भौगोलिक संरचना के कारण अक्सर लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार होती रहती है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।